ज्यामिति और बिंदु विधि क्या होती है कि मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर यदि हमें मांग की कीमत लोच ज्ञात करनी है तो उसके लिए हम ज्यामितीय या बिंदु विधि का काम में लेते हैं और इस विधि के अंतर्गत एक फॉर्मूला यूज करते हैं और वो फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु का निचला भाग अपॉन बिंदु का ऊपरी भाग। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि ज्यामितीय या बिंदु विधि क्या होता है, इस विधि का प्रयोग मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करने के लिए किया जाता है। और इसका जो फॉर्मूला है वही मांग वक्र का निम्न भाग, मतलब जो हम बिंदु लेते हैं उसका निम्न भाग, और मांग वक्र का ऊपरी भाग, ये इसका फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले से हम एक मांग वक्र पर के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच ज्ञात कर सकते हैं, जो कि हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। ये आपकी बुक में भी दे रखा है डायग्राम, और आपको याद भी रखना है और आपको अपनी कॉपी में इसे बनाना भी है। ठीक है, अब हम ज्ञात करते हैं। जैसे आपने दिख रखा है कि यहाँ पर मांग वक्र बना हुआ है, इसके विभिन्न पॉइंट्स है ए एन पी एम बी। इन बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच ज्ञात करके आपके सामने दी भी गई है कि क्या है, ए बिंदु पर कितनी है, अनंत मांग की लोच, फिर इकाई से अधिक, फिर इकाई के बराबर, इकाई से कम और शून्य, जो कि मांग की कीमत लोच की श्रेणियां हैं, वो सारी यहाँ पर दी गई है। अब इसको ज्ञात कैसे किया गया है और किस तरीके से हमने विभिन्न बिंदुओं पर मांग की कीमत लोच ज्ञात की है, इसे हम देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, याद रहेगा ना आपको, मांग वक्र का निम्न भाग, मांग वक्र का ऊपरी भाग। तो जो हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं ए बिंदु पर मांग की कीमत लोच, ए बिंदु पर, तो ए बिंदु का जो निम्न भाग है वो क्या है, ए बी क्या है, निम्न भाग, और जो इसका ऊपरी भाग है वो कुछ है ही नहीं, कितना है, 0। तो अब हमें क्या करना है, किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत। तो ए बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या हो गई, अनंत। अब हम कौन से बिंदु पर देखते हैं, एन बिंदु पर। एन बिंदु पर मांग की कीमत लोच क्या दे रखी है बच्चों, इकाई से अधिक। कैसे, अब हम इसको भी देखते हैं कि मांग की कीमत लोच का फॉर्मूला याद आ गया आपको बिंदु विधि के अनुसार, निम्न भाग बटे में ऊपरी भाग। तो निम्न भाग क्या है, एन बिंदु का, एन बी, क्या है, एन बी, और ऊपरी भाग क्या है, ए एन। ठीक है, अब आपने मैथमेटिक्स तो पढ़ी है, यदि किसी भी ज़्यादा संख्या में हम कम का भाग देते हैं तो हमेशा जो हमारा आंसर आता है वो इकाई से अधिक आता है। क्या आता है, इकाई से अधिक। जैसे कि हमें मान लें 10 में यदि हम 5 का भाग दें तो क्या आएगा, 2, इकाई से अधिक ही आएगा। तो यदि हम ज़्यादा में कम का भाग देंगे तो क्या आएगा, इकाई से अधिक। तो यहाँ पर मांग की कीमत लोच कैसी हो गई, लोचदार, अर्थात इकाई से अधिक। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एन भी तो अधिक है और ए एन क्या है, कम है। अब हम इसमें देखते हैं तीसरा बिंदु पी। कौन सा बिंदु, पी। तो पी बिंदु पर हम मांग की कीमत लोच कैसे ज्ञात करेंगे, पी बी, निचले भाग क्या है, पी बी, और ऊपरी भाग क्या है, ए पी। तो वही लिख देते हैं हम, पी बी और ए पी। ठीक है बच्चों, तो पी बी क्या है, बराबर है किसके, AP के, मतलब जितना PB है उतना ही AP है, अर्थात दोनों बराबर है। तो मांग की कीमत लोच कैसी हो गई हमारी, इकाई के बराबर। दोनों हिस्से एकदम बराबर हो गए ना, निचला भाग बटे में ऊपरी भाग, तो निचला भाग ऊपरी भाग के बराबर है, तो यहाँ इकाई के बराबर हो गई। अब हम चौथा बिंदु देखते हैं, M बिंदु। कौन सा बिंदु है, M बिंदु। तो M बिंदु पर यदि हम मांग की कीमत लोच ज्ञात करते हैं तो जो निचला भाग है वो कितना है, MB, और जो ऊपरी भाग है वो क्या है, AM। तो वही हम यहाँ लिख देते हैं, MB और AM। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जो MB है वो तो है कम और जो AM है वो क्या है, ज़्यादा। तो आपने वही मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है कि यदि हम कम में ज़्यादा का भाग देते हैं तो हमेशा हमारा आंसर 1 से कम आता है। जैसे हमने यहाँ 10 में 5 का भाग दिया था, 2 आया था। यदि हम कम में ज़्यादा का भाग देते तो हमारा उत्तर क्या आता, 1 से कम, 1/2 आता, या हम बोल सकते हैं 0.5 आता, 1 से कम। तो यहाँ पर MB तो है कम और AM है ज़्यादा, तो इसीलिए हमारा आंसर इकाई से कम आएगा। तो यहाँ पर मांग की लोच कैसे हो जाएगी, इकाई से कम। ठीक है, लेस देन 1। आगे बच्चों समझ में। अब हम यहाँ पर अगला देखते हैं, कौन सा बिंदु, बी बिंदु पर। तो बी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र वही, बिंदु का निचला भाग बटे में बिंदु का ऊपरी भाग। तो कौन से बिंदु पर ज्ञात करेंगे हम, बी बिंदु पर। तो बी बिंदु से जो नीचे निचला भाग है वो क्या है, 0 है, जबकि ऊपरी भाग क्या है, ए बी है।
AB, निचला भाग तो 0 और ऊपरी भाग AB। तो यदि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0। इसीलिए यहाँ मांग की लोच क्या होगी? शून्य मांग की लोच। तो बच्चों समझ में आ रहा है आपको कि यहाँ विभिन्न बिंदु हमें दे रखे हैं एक मांग वक्र पर, उसके विभिन्न बिंदुओं पर हमने क्या ज्ञात की है? मांग की लोच। कौन सी विधि है ये? हमारी ज्यामिति विधि भी बोलते हैं इसको, और बिंदु विधि या हम कह सकते हैं पॉइंट मेथड। तो यहाँ विभिन्न पॉइंट्स दे रखे हैं एक मांग वक्र पर, और उस मांग वक्र पर हम मांग की लोच इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। आपको केवल इसका एक फॉर्मूला याद रखना है, बिंदु का निचला भाग बटे में बिंदु का ऊपरी भाग। जैसे कि हमने P बिंदु पर PB बटे में AP कर दिया, N बिंदु पर NB बटे में AN कर दिया। यदि ऊपरी वाला भाग अधिक है तो मांग की लोच कैसी हो गई? लोचदार। यदि ऊपरी वाला भाग कम है तो मांग की लोच कैसी हो गई? बेलोचदार। यदि ऊपरी भाग कैसा है? 0 है, जैसा कि यहाँ पर था A बिंदु पर ऊपरी भाग क्या था? 0 था, और निचला भाग क्या था? ये था। तो क्या हुआ? मांग की लोच कैसी हो गई? अनंत हो गई। तो आपको इस तरीके से मांग की कीमत लोच बिंदु विधि के अनुसार ज्ञात करनी है। एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मांग की कीमत लोच को ज्ञात करने की बिंदु विधि समझाइए, तो आप इस तरीके से समझाए आएंगे। आपको मांग वक्र बनाना है, उसके विभिन्न बिंदु बनाने हैं इस तरीके से, उस पर मांग की कीमत लोच लिखनी है और उनको ज्ञात करने का तरीका भी लिखना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया। तो बच्चों ये थी मांग की कीमत लोच ज्ञात करने की ज्यामिति और बिंदु विधि। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुल व्यय विधि की। कुल व्यय विधि के अनुसार मांग की कीमत लोच किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।